चैप्टर नंबर 12 ब्लॉकचेन असल में है क्या, इसकी साइंस क्या है, वो बताना चाह रहा हूं सर आपको। स्टोरी कुछ इस तरह से है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है लेजर में। जी सर, ब्लॉकचेन की साइंस बड़ी सिंपल है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है लेजर में, लेजर ब्लॉक बनता है, ब्लॉक चेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसे ब्लॉक चेन कहा जाता है। सिंपल सी बात सर जी। जो ट्रांजैक्शंस हैं यहां से लेजर, लेजर से ब्लॉक और ब्लॉक आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक चेन कहते हैं। इसकी सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है, यार मुझे डस्टर भी देना। इसकी सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। सबसे ज्यादा हिट होने की वजह, सबसे ज्यादा कामयाब होने की वजह क्या है ब्लॉकचेन की, और इसकी बुनियाद क्या है, इसकी जड़ क्या है? वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मैंने आपको 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 सबको अलैदा अलैदा अपने तौर पे नोट्स शेयर किए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम ये है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें नोट्स डाल दूं और आप सब उसको शेयर कर लें। जब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, हम आमतौर पे अब तक हमने आपको पढ़ाया और समझाया, वो सारा असल में साइंस ये थी कि मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूं गूगल ड्राइव पर, और गूगल ड्राइव पे सारे बच्चे क्या कर लें? उसको एक्सेस कर लें। सर इसमें दरमियान में क्या है? इंटरमीडियरी है। ये कौन सा सिस्टम है? ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सर हम अब तक आपसे जब भी पढ़ते रहे, डेटाबेस पढ़ा, सब पढ़ाया, आपको बताया यार सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। हाँ, वो सारी बात के बाद अब नई जो चीज है वो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसमें ये वाली पीडीएफ मैं इंडिविजुअली बच्चों को शेयर कर रहा हूं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर सब बच्चों को सेम कॉपी शेयर हो जाए, सब बच्चों को सेम कॉपी शेयर हो जाए, तो ये बुनियादी तौर पे क्या है? ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है कि भाई हर बंदे को अलग अलग कनेक्ट हो रहा है। सर ये ब्लॉकचेन की बुनियाद यहां पर थी। असल में ब्लॉकचेन में जब मैंने आपको 50,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा, लेकिन रियलिटी ये है कि दरमियान में मैं अपनी ऐप से आपकी ऐप में जा रहा हूँ, तो मैं वाया बैंक ट्रांसफर करूंगा, वाया इंटरमीडियरी ट्रांसफर करूंगा। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। और अगर इंटरमीडियरी को दरमियान से निकाल दें और मैं डायरेक्टली आपके पास पैसा भेजना हूं, ये वाला जो सिस्टम होगा ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और ब्लॉकचेन के सिस्टम में यही खासियत है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है। नेटवर्क है, कंप्यूटर्स हैं, लोग कनेक्टेड हैं। ये जो पहले सिस्टम होता था, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में यहां पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं सर। ये सब आपस में कनेक्टेड है। सर समझ आ रहा है? ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम से फायदा क्या हुआ? सेंट्रलाइज सिस्टम में जब यहां पर मैंने कोई तब्दीली की, तो ये सारे लोगों के पास तब्दील शुदा रिकॉर्ड चला गया। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर ए ने बी को 10,000 रुपए दिए और बाद में उसने कहा
कि मैंने तुम्हें 15,000 दिए थे, तो भाई ये वाली ट्रांजैक्शन सिर्फ इसके पास नहीं गई, ये वाली ट्रांजैक्शन इसके पास भी आई, इसके पास भी आई, इसके पास भी, और कोई सेंट्रल प्लेस मौजूद नहीं है जहां पर ये है, ये नेटवर्क में पीयर टू पीयर सबके पास चले गई है। अब इसको मैं झूठ नहीं बोल सकता, अब मैं ये नहीं कह सकता कि 10 की बजाय मैंने तुम्हें 15 दिए हैं। ये वाला रिकॉर्ड इम्यूटेबल रिकॉर्ड है, अनएडिटेबल रिकॉर्ड है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसकी वजह से ये, अब अगर सोचे 100 लोग नहीं है, 10,000 लोग भी नहीं है, लाख लोग भी नहीं है, करोड़ लोग हैं, और सबके पास एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पहुंचाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे अगर ए ने बी को 1 लाख रुपया दिया है और ये ट्रांजैक्शन जो हुई है ये 10 लाख लोगों के पास इसका रिकॉर्ड या 1 करोड़ लोगों के पास इसका रिकॉर्ड पहुंच गया है, अब इसको क्या मैं एडिट कर सकता हूं? अब इसको क्या मैं तब्दील कर सकता हूं? सर ये तो सब लोगों के पास पहुंच गया। सर ये इसलिए इसको कहते हैं इम्यूटेबल, अनएडिटेबल, अनचेंजेबल। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है, जो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो लेजर पे जा रही हैं। लेजर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ क्रिएटेड है, इसी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। सर ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, इसमें 2 बातें बड़े काम की हैं। सबसे पहला ये डिसेंट्रलाइज्ड है, दरमियान में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कनेक्टेड है, सेंट्रलाइज सिस्टम वाला सीन इसमें नहीं है। दूसरा ये कि जब इतने बड़े लोगों का नेटवर्क है और एक ट्रांजैक्शन जो होती है वो सब लोगों के पास चल जाती है, तो फिर उसको एडिट या तब्दील नहीं किया जा सकता। उसका हाल यही है कि भाई मैं बाद में ये कह दूं कि तब्दील हो, ये तब्दीली हो ही नहीं सकती, ये तब्दीली हो ही नहीं सकती सर जी। इसीलिए उसने कहा कि ये सिक्योर और टेम्पर प्रूफ सिस्टम है, ये सिक्योर है और टेम्पर प्रूफ है। बॉल टेम्परिंग का सुना हुआ ना, वो बॉल में तब्दीली करते हैं। टेम्पर प्रूफ वो जिसको टेम्पर ना किया जा सके। सर जी किस तरह से ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में होती हैं और ब्लॉक किस तरह से क्रिएट होता है, जरा इसकी बात देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट होती है, ये ट्रांजैक्शन हो जाती है तो ये ब्लॉक में रिप्रेजेंट होती है। ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड, ब्लॉक नोड में, द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। नोड्स वैलिडेट करते हैं तो फिर ये वाला वैलिडेट करने पर ये वाला ब्लॉक आगे ऐड हो जाता है, इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। सर जी मुझे ये स्टोरी मैंने आपको अभी बता तो दिया फौरी तौर पे, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ वो तो पिक कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले ये नहीं पढ़ा हुआ शायद वो इस बात को इस तरह पिक ना कर रहे हो। मैं ज़रा एक बार घुमा के आपको कॉन्सेप्ट बुनियादी देकर फिर दोबारा इसी तस्वीर पर लेके आता हूँ। सर जी ब्लॉकचेन असल में क्या है, ये बात तो आपको समझ आ गई कि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिलकर ब्लॉक बनाता है। ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, किस सूरत में? चेन की सूरत में, और जिसको क्या कहा जाता है? ब्लॉक चेन कहा जाता है। सर जी ब्लॉक चेन क्या है? इसमें ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक क्या होता है सर? बिल्डिंग यूनिट ऑफ अ ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन के अंदर क्या होता है सर? ब्लॉक चेन बुनियादी तौर पर लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस की बेस पर ब्लॉक बनता है। ट्रांजैक्शंस मिलती हैं तो ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ चेन की सूरत में कनेक्ट हो जाता है, उसको ब्लॉक चेन कहते हैं। हाँ जी, अब ब्लॉक चेन कहते हैं, ये बात आपको समझ आ गई तो मुझे अब थोड़ा सा आगे चलना है और अब बताना है कि ब्लॉक चेन में सीन होता क्या है। अब ये बात देखना सर जी, जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक, हर ब्लॉक के अंदर क्या होता है?
अब आपको ये समझ आ गया ट्रांजैक्शंस मिलकर क्या बनाती हैं, ब्लॉक बनाती है। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से चेन के सूरत में कनेक्टेड होता है, इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। यहाँ बात समझ आ गई। अब मैं जरा ब्लॉक के अंदर घुसने लगा हूं कि ब्लॉक क्या होता है और कैसे बनता है। ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं और जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसकी बेस पर एक हैश बन जाता है। हैश क्या है सर? ये एक स्पेसिफिक नंबर है जो किसी ब्लॉक का होता है। वो कहते हैं इट इज द फिंगरप्रिंट ऑफ अ ब्लॉक। जिस तरह किसी इंसान का फिंगरप्रिंट उसकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी होता है, इसी तरह एक ब्लॉक की आइडेंटिटी क्या होता है? इसका हैश होता है। अच्छा, इससे अगला जो ब्लॉक है जो इसके साथ कनेक्ट हुआ, इसका भी हैश होगा। अच्छा, अब ये हैश कहां से निकलता है? जो ट्रांजैक्शंस इस ब्लॉक, सजी ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस इस ब्लॉक में आती हैं उस ट्रांजैक्शन की बेस पर नंबर क्रिएट होता है जिसे हैश कहते हैं। जो ट्रांजैक्शन इस ब्लॉक में आती हैं उस ट्रांजैक्शन की बेस पर जो नंबर होता है उसे हैश कहते हैं। मैंने कहा हर ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती हैं उस ट्रांजैक्शन की बेस पर जो नंबर क्रिएट होता है उसको हैश कहते हैं। और हर ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी होता है। हर ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी होता है, तभी तो ये ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ा होता है और इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। ये ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ा होता है और उसको ब्लॉक चेन कहते हैं। सर, ये ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ा होता है और उसे ब्लॉक चेन कहते हैं। सर जी, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो मुझे थोड़ा सा आगे चलना है और बात करनी है ब्लॉक चेन की। ब्लॉक चेन में साइंस ये है कि ये जो पिछला ब्लॉक है इसका एक हैश है। ये हैश किस बेस पर बना? जो ट्रांजैक्शंस हैं उस बेस पर बना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर कोई बंदा पिछले ब्लॉक में कोई तब्दीली करने की कोशिश करेगा तो उससे क्या होगा? इसका हैश तब्दील हो जाएगा। भैया हैश बना है ट्रांजैक्शन की बेस पर। जब ट्रांजैक्शन में कोई बंदा तब्दीली करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? इसका हैश तब्दील हो जाएगा। जब इसका हैश तब्दील हो जाएगा तो ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के साथ हैश कॉमन की वजह से कनेक्टेड था, ये क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट हो जाएगा और ये जो चेन होगी ब्लॉक चेन की ये टूट जाएगी। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल सीन है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लॉक चेन। इसको कहा जाता है ब्लॉक चेन। अब ब्लॉक चेन के अंदर होता क्या है कि भाई ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक जुड़ता है। हर ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस की बेस पे उसका हैश नंबर बनता है और हर ब्लॉक के अंदर उससे पिछले का हैश होता है, तभी वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। जब कोई बंदा ट्रांजैक्शन में तब्दीली करने की, टेम्पर करने की कोशिश करता है तो इसका हैश तब्दील हो जाता है। जब हैश तब्दील हो जाता है तो ये ब्लॉक चेन टूट जाता है और आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि किसने हैश तब्दील करने की कोशिश की। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जिस वजह से कोई बंदा टेम्पर नहीं कर पाता इस ट्रांजैक्शन को, इस ब्लॉक को, इस सिस्टम को। सर ब्लॉक चेन में क्या है? ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं। ब्लॉक के दो पार्ट्स हैं, एक हेडर है जिसके अंदर, ब्लॉक हेडर के अंदर क्या होता है? मेटा डाटा है। उस डाटा जो ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड डाटा है। तो ब्लॉक के अंदर दो चीजें हो गई, एक ब्लॉक हेडर जिसके अंदर ब्लॉक की जो ट्रांजैक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन है और एक ब्लॉक बॉडी जिसके अंदर ट्रांजैक्शन का डाटा है। सर अब अगर ये बात आपको समझ आ गई तो अब अगली बात सुनिए। ये जो ब्लॉक ऐड होता है नया, ये किस तरह होता है? जो ब्लॉक
एक ब्लॉक है उसमें ट्रांजैक्शन है, उसके साथ चेन है, उसके साथ अगली ब्लॉक है, उसके साथ अगला ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक चेन में ऐड होता है ये किस तरह होता है? वो कहता है कंसेंसस मैकेनिज्म वो रूल है जिसके जरिए नेटवर्क एक स्टेट ऑफ ब्लॉकचेन पर होता है, और कंसेंसस अगर हो जाए, कंसेंसस का मतलब होता है इत्तेफाक राय, कंसेंसस का मतलब होता है इत्तेफाक राय। अगर ब्लॉक चेन में जो नया ब्लॉक ऐड होता है वो असल में इस मैकेनिज्म के जरिए ऐड होता है जिसको कंसेंसस मैकेनिज्म कहते हैं। ब्लॉक चेन में जब कंसेंसस आ जाता है तो फिर नेटवर्क में हर ट्रांजैक्शन के हवाले से वैलिडेशन होती है। और वैलिडेशन का क्या मतलब है? एग्री करते हैं जो नोड्स होते हैं, जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स या लोग होते हैं, उसको कहा जाता है नोड्स। सर जी, जो ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्टेड सिस्टम होता है उसको क्या कहा जाता है? सर नोड्स कहा जाता है। अगर मैं आपके साथ चलूं, ये देखिएगा, ये सारे लोग, इनको नोड्स कहा जाता है। ट्रांजैक्शंस है, लेजर है, ट्रांजैक्शंस उसका लेजर बनता है, लेजर से ब्लॉक, और ब्लॉक जो कनेक्टेड होते हैं वो ब्लॉक चेन होता है। हर ब्लॉक का एक हैश नंबर होता है और हर अगले ब्लॉक का जो है, अगला जो ब्लॉक होगा उसका हैश नंबर भी होगा, और हर ब्लॉक का पिछले का हैश भी होता है। लेकिन कभी तो सबसे पहला ब्लॉक भी बना था, जो सबसे पहला ब्लॉक बना था उसका प्रीवियस हैश नील था या जीरो था। ये इस तरह से ब्लॉक कनेक्ट होते हैं। हर ब्लॉक के अंदर क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं और लेजर है, लेजर है, लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब जरा आगे चलता हूं। ब्लॉक की खसूसियात की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ब्लॉक चेन डिसेंट्रलाइज्ड है, यहां पर सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, यहां पर कोई कंट्रोल या डाटा ऑनरशिप जो है वो नेटवर्क के पास है, रादर देन कोई एक सिंगल अथॉरिटी हो। और अच्छा, अब जरा एक बात और देखो, ये जो सारे लोग हैं, इन लोगों सबके पास ब्लॉक चेन की कॉपी मौजूद है, अपडेटेड ब्लॉक चेन का सारा रिकॉर्ड और डाटा मौजूद है। ये बात आपको बताता चलूं। In a decentralized system like Bitcoin, financial transaction occur between users without the need for central bank। यहां पर कोई सेंट्रल बॉडी मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हमारा बिटकॉइन जो है, ये बेसिकली ब्लॉकचेन है। इसके अंदर कोई सेंट्रल बैंक या क्लियरिंग हाउस या सेंट्रल बॉडी नहीं है। सर जी, आपके मुल्क में इतने ज्यादा बैंक हैं और उन सब बैंक के ऊपर एक स्टेट बैंक है और क्लियरिंग हाउस है, इसका मतलब है कोई सेंट्रल बॉडी उनको चला रही है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती। सर कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? सारा रिकॉर्ड विजिबल होता है, हर ट्रांजैक्शन उस ब्लॉक से रिलेटेड सारे लोगों को सेंड की जाती। मैंने आपको बताया इन सब के पास अपडेटेड रिकॉर्ड हर वक्त मौजूद होता है। जो ट्रांजैक्शन होएगी ब्लॉकचेन में वो इन सब के पास भेजी जाएगी। सेंट्रल बॉडी है, वहां से ये खुद कलेक्ट करते ना, सबको शेयर की जाती है। नेटवर्क में सब लोगों को जो नोड्स हैं उनको शेयर की जाती है। इथीरियम, आपको पता है जिस तरह बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी, इस तरह ही इथीरियम भी है। इथीरियम के अंदर यूजर सारी ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है कि सब कुछ सबके सामने हो रहा। जो एप्स जिनके जरिए वो ये ट्रांजैक्शन व्यू कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? डैप्स कहते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, जरा अगली बात अगर आपके साथ करूं तो इम्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है? सर जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ड्यूरेबिलिटी थी, याद है? एक बार जो ट्रांजैक्शन होगी इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसी तरह ही एक एग्जांपल, जिस तरह हम किसी शॉप पर जाते हैं, मैंने अपने नाम प्लॉट करवाना था, गलती से अपने भाई के नाम करा दिया है। अब मैं उसे कहूंगा ये मेरे नाम कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। पता क्या होगा?
दोबारा एक ट्रांजैक्शन होगी जिसमें मेरे भाई के नाम से मेरे नाम होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहता है जो एक बार, जिस तरह हम कहते हैं ना, ये नहीं हो सकता कि जो लिख दिया वो मिटा दिया जाए। आगे बताया जा सकता है कि जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है वो ठीक नहीं है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये कहते हैं इसमें एक इम्यूटेबिलिटी की बात है, जिसमें वो कहता है कि जो डेटा एंटर हो गया ब्लॉकचेन में वो एडिट नहीं हो सकता, ना ऑल्टर होगा ना डिलीट होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे ही कोई बंदा पुराने किए हुए डेटा को तब्दील करने की कोशिश करेगा, उससे क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन तब्दील हो जाएगी। ट्रांजैक्शन तब्दील होगी तो क्या होगा? हैश तब्दील हो जाएगा। हैश तब्दील होगा तो क्या होगा? ब्लॉकचेन वहां से टूट जाएगी। यार अभी तो सारा बताया है। इस वजह से ये टेम्पर प्रूफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर ब्लॉकचेन की अगली बात है सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन ज्यादा सिक्योर है क्योंकि सारे लोगों तक ट्रांसपेरेंसी है, सारे लोगों तक हर ट्रांजैक्शन की डिटेल पहुंच रही है और वो व्यू कर सकते हैं। कोई अनऑथराइज बंदा जो है इस डेटा को टेम्पर नहीं कर सकता। सर कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होना, कोई एक बंदा घुस के चीज तब्दील करे, सबके लिए तब्दील हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर बंदे को लहदा नोट्स दे रहा हूं ना। अगर कोई बच्चा में तब्दीली कर दे तो सिर्फ उस सिस्टम में तब्दीली होगी, बाकी सब में तो नहीं होगी। अल्टीमेटली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस बच्चे ने तब्दीली की है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल सीन है सिक्योरिटी के हवाले से। ये सिक्योर है बहुत। सर जी अब मेरी अगली बात कंसेंसस मैकेनिज्म है, वो करता हूं तो फिर ये वाली बात आपको बताता हूं। कंसेंसस मैकेनिज्म का असल में मतलब ये है कि जितने नोड्स हैं जो नेटवर्क के साथ जो बंदा कनेक्टेड है उसको क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। जितने भी नोड्स हैं वो नेटवर्क की स्टेट से एग्री होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि दिस प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड इंश्योर दैट द ट्रांजैक्शन आर वैलिड बिफोर बीइंग एडेड टू द ब्लॉकचेन। वो कहता है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो वैलिड हों तो ब्लॉकचेन ऐड होता है और ब्लॉक ऐड होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहां वो कहना ये चाह रहा है कि जो नोड्स होते हैं ना, वो ब्लॉकचेन, वो नोड्स वो लोग होते हैं जो ब्लॉकचेन में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के साथ। यहां पर एक डायग्राम थी जो मैंने आपको बताई थी। ये सर ये ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड, एक ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट किया गया, उससे क्या बन गया? ब्लॉक बन गया। ये ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन अ नेटवर्क। ये जो ब्लॉक है ये सारे नेटवर्क्स को भेजा जाता है। किस मकसद के लिए? फॉर वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है वैलिडेट करो कि ये ठीक है या ठीक नहीं। अब जरा यहां पर रुक के एक बात और सुनो। आप उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, आपको ट्रांजैक्शन, आपके पास ट्रांजैक्शन आती है, अली ने इकराम को 5,000 रुपया देना है या 2 बिटकॉइन सेंड करने हैं। ठीक हो गया। इसके लिए अली के पास 2 बिटकॉइन कम से कम होना चाहिए। यस और नो? अच्छा, ट्रांजैक्शन हो रही है, अली इकराम को 2 बिटकॉइन शेयर करेगा, वैलिडेशन के लिए जाती है। जब देखा जाता है कि अली के पास तो खुद 1 बिटकॉइन है तो लोग इसको वैलिडेट नहीं करते। जब इसको वैलिडेट नहीं किया जाएगा तो ये एंटर नहीं होगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस नोड इसको वैलिडेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिस्टम में ऐड हो जाएगा। जब सिस्टम में ऐड हो जाएगा तो ये इस तरह से ब्लॉकचेन एग्जिस्टिंग सिस्टम में ऐड होती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है।
एक बात और काम की समझ लीजिए, आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी थी तो आपको उससे पहले क्या करना था, वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करवानी थी। किन से? उन नोड्स से जो उस नेटवर्क में शामिल हैं। इन नोड्स ने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो ये नई ट्रांजैक्शन या नया ब्लॉक जो है वो इस सिस्टम में ऐड हुआ। तो नया ब्लॉक तब तक ऐड नहीं होता जब तक एग्जिस्टिंग नोड्स उसको वैलिडेट ना कर दें। आपको बताता चलूं, अगर मेरे पास एक बिटकॉइन है और मैं 2 बिटकॉइन करने की ट्रांजैक्शन करूं तो नोड्स इसको क्या कर देंगे, ना कर देंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी। सर अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो कंसेंसस मैकेनिज्म बुनियादी तौर पे यही है कि ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगी और उसके बाद वो ब्लॉक सिस्टम में ऐड होगा, ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगी। ये जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कहते हैं तरीके को, कंसेंसस कहते हैं इत्तेफाक राय को। आपके ब्लॉक चेन में ब्लॉक ऐड होना है कंसेंसस मैकेनिज्म से। कंसेंसस मैकेनिज्म कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग उस ट्रांजैक्शन से एग्री हो या उसको वैलिडेट करें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब उसको वैलिडेट, ब्लॉकचेन में वेरियस पार्टिसिपेंट परफॉर्म स्पेसिफिक रोल टू मेंटेन सिक्योर एंड वैलिडेट द डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। अब ब्लॉकचेन में नेटवर्क के साथ कनेक्टेड कौन है? नोड्स हैं। नोड्स कौन है? ये वो इंडिविजुअल लोग हैं या डिवाइसेस हैं जो ब्लॉकचेन के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। सर ये कंसेंसस मैकेनिज्म की बात मैंने आपके साथ की थी। वैलिडेटर्स वो हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि ये वाली ट्रांजैक्शन ओके है। अब आपको बताऊं, ब्लॉकचेन बनाने के भी, ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करने के भी 2 तरीके। एक तरीका बिटकॉइन ने अडॉप्ट किया हुआ और एक इथेरियम ने अडॉप्ट किया हुआ। इन दोनों की बात करते हैं। जब ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड होता है तो इसके 2 तरीके हैं। इस वक्त सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं हो जाती हैं और एक ब्लॉक ने ऐड होना होता है तो गैस वर्क होता है, उसको कहते हैं ब्लॉक ऐड। कैसे होता है? एक क्रिप्टोग्राफिक पजल होता है, एक क्रिप्टोग्राफिक पजल होता है। जो बंदा उस पजल को सॉल्व कर लेता है, जो बंदा उस पजल को सॉल्व कर लेता है और वो हैश वैल्यू को गेस कर लेता है, तो वहां पर एक ब्लॉकचेन ब्लॉक में ऐड हो जाता है। ब्लॉक ऐड हो जाता है। कब होता है? इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ब्लॉक ने ऐड होना है तो इसके 2 तरीके हैं। ब्लॉक ने ऐड होना है कंसेंसस मैकेनिज्म से। कंसेंसस मैकेनिज्म में 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क कहता है कि आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो पहले सॉल्व कर लेगा उसको वो ब्लॉक ऐड कर लेगा। जो ब्लॉक ऐड कर लेता है उसे क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है? एक तरीका यह है कि जो कि एक क्रिप्टोग्राफिक पजल है, जो बंदा ये क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व कर लेगा वो ऐड कर लेगा क्या कहते हैं ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक। सर असल में जो ब्लॉक ऐड करता है उसके पैसे मिलते हैं। एक मशीन होती है जिसको कहा जाता है रिग। ये रिग एक ऐसी मशीन होती है जो कि बहुत ज़्यादा बिजली लेती है और ये इतनी हीटअप होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एसी लगाए होते हैं उन्होंने इसको कूल करने के लिए। इसका काम असल में ये होता है कि ये बेसिकली वो क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करती है। क्रिप्टोग्राफिक पजल क्या है? थोड़ी सी बात इसकी कर लूँ, हम बहुत गहराई में जा रहे हैं। ऑल्दो मैंने सोचा था कि इसकी बस कुछ बुनियादी बातें आपको बता दूंगा। हमने रेगुलर क्लास में तो काफ़ी कुछ बात की थी। सर जी अब आप देखिए 16 हिस्सों पर मुश्तमिल एक ब्लॉक, एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस वैल्यू को गैस करना, इस वैल्यू को गैस करना, और इसकी वैल्यू मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी ये बताए थे। मिनिमम वैल्यू होगी कि ये सारे जीरो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सारे एफ हों। असल में ना ये जो गैस करना होता है ये हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल में 0 से 9 तक तो सारे ठीक होते हैं, लेकिन उसके बाद 10 की बजाय क्या आता है ए, 11 की बजाय बी, 12 की बजाय सी, 13 की बजाय डी, 14 की बजाय ई, 15 की बजाय एफ। तो ये 16 हिस्सों पर मुश्तमिल काउंटिंग होती है। इसकी मिनिमम वैल्यू में सारे जीरो होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में सारे एफ होते हैं। अब इसको गैस करना, अब गैस करना के वैल्यू क्या होगी, मजाक तो नहीं है ना सर, वो रिग है, मशीनें गैस करती हैं, गैस करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो एक बंदा गैस कर रहा है, बहुत से लोग गैस कर रहे होते हैं। जो बंदा इस ब्लॉक चेन में इस हैश को गैस करने की कोशिश करता है उसे पता क्या कहते हैं, माइनर। माइनर कौन होता है, इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। माइनिंग में क्या करते हैं, स्पेशल नोड्स हैं दैट कंप्लीट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल इन ऑर्डर टू वैलिडेट ट्रांजैक्शन एंड ऐड न्यू ब्लॉक टू द ब्लॉक चेन। सर जी वो कहते हैं माइनर वो लोग हैं जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करें और नया ब्लॉक ऐड करें। सर जी ये रिग तकरीबन पाकिस्तानी 70 लाख रुपए की आती है और ये बड़ी ज्यादा बिजली लेती है, पहली बात, और दूसरा हीट काफी ज्यादा होती है, इसकी वजह से वहां पे एसी चलाने पड़ते हैं। अब इतनी ज्यादा एनर्जी, और इससे निकलना क्या है, ये गैस कर पाएंगे कि वो नंबर क्या था। जो नंबर गैस कर रहे थे उसको कहते हैं नॉन्स। अगर ये नंबर गैस करे तो इन्हें क्या मिलता है, सर इन्हें रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या मतलब, सर पैसा मिलता है। ये सारी सरखपाई करें। अब एक तरफ, अब आपको समझ आया कि यार कंसेंसस मैकेनिज्म में दो चीजें हैं। सबसे पहली क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क। दूसरी क्या चीज है, लो सर ये मैं मिटाने लगा हूं। दूसरी क्या चीज है, प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में ये कि जिस बंदे ने जितना ज्यादा रिस्क लिया हुआ है, स्टेक का मतलब होता है रिस्क, जिस बंदे ने जितना ज्यादा रिस्क लिया हुआ है, जिसने जितना ज्यादा पैसा डाला हुआ है, जिसका जितना ज्यादा स्टेक है उस नेटवर्क में, उसके पास उतनी ज्यादा पावर है कि वो ब्लॉक ऐड करा सके। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में कोई बिजली नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई मैथमेटिकल पजल नहीं है। सिर्फ क्या है, जो जिसने जितना ज्यादा कॉइन होल्ड किए हुए हैं नेटवर्क में, वो वैलिडेटर है। मुख्तलिफ लोग वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीता कौन है, जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेक होता है नेटवर्क में। अब ये मामला सिंपल है। इथेरियम जो है ना, इथेरियम वो प्रूफ ऑफ स्टेक के मुताबिक चलता है। जो बीटीसी है, बिटकॉइन, ये किसके मुताबिक चलता है, बीटीसी में बाकायदा बिटकॉइन, बाकायदा बीटीसी में जो हैश है उसको गैस करने के लिए मैंने आपको बताया ये प्रॉपर वर्किंग होती है। इससे बिजली भी काफी ज्यादा खर्च होती है और एक्सपेंसिव हार्डवेयर भी होते हैं। मैंने आपको रिग बताया 70 लाख रुपए का। अच्छा जी, टू मोस्ट कॉमन कंसेंसस मैकेनिज्म, एक प्रूफ ऑफ वर्क हो गया और एक प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ असल में ये नहीं कि ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक ऐड कैसे होता है, और हमने अब तक क्या पढ़ा, काफी इधर उधर की बातें कर ली। मैं सारी बातों को जोड़ के एक बात सीधी करता हूं ताकि हम आगे चलें। ट्रांजैक्शंस लेजर में रिकॉर्ड होती हैं। पहली बात है, ब्लॉकचेन बुनियादी तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। यहां पर सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है बल्कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम।
जब सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है तो ये नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती जो इस सबको हैंडल कर रही होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है सर? ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो कुछ हो रहा है सबके सामने हो रहा है, कुछ छुप छुपा के नहीं हो रहा, जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सब देख पा रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात ये मैंने सारा बता दिया। तीसरी बात इम्यूटेबिलिटी है, जो ट्रांजैक्शन हो गई वो बाद में तब्दील, एडिट, डिलीट नहीं हो सकती। अच्छा जी। चौथी बात सिक्योर है, क्योंकि सब लोगों के सामने है। जहां पर कोई बंदा चेंज करने की कोशिश करेगा ब्लॉकचेन टूट जाएगी। ये बात हुई चौथी बात ही। हाँ, ये वाली बात सुनो, वो कहते हैं हैकर। अच्छा, अगर कोई बंदा है वो कहता है नहीं मैं पूरे नेटवर्क को ही कंट्रोल कर लेता हूं, तो सर अब आप सोचें, अगर एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए 1 करोड़ लोग हैं और एक बंदा सोचता है कि यार मैं एक ट्रांजैक्शन वैलिडेट कराऊं, और ट्रांजैक्शन वैलिडेट होनी है 51% लोगों के कंसेंसस के साथ। कंसेंसस मैकेनिज्म पढ़ा है ना? 51% लोगों के कंसेंसस के साथ। इसका मतलब है कि अगर कोई हैकर 2 नंबरी करना चाह रहा है तो उसको 51% लोगों के कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा ताकि वो 2 नंबरी कर सके, जो कि वर्चुअली इम्पॉसिबल है। जब 1 करोड़ से ज्यादा लोग आपके नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं तो आप 51% लोगों के सिस्टम को हैक तो नहीं कर सकते। ये पॉइंट है। चूंकि 51% लोगों ने वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करनी है तो ट्रांजैक्शन होनी है। तो पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, ये वाली बात कंसेंसस मैकेनिज्म के साथ ही। ये मैकेनिज्म कहता है कि ऑल नोड्स इन अ नेटवर्क, लेजर का जो भी स्टेटस है वो सब लोग उस पर एग्री होने चाहिए। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से प्रिवेंट होती है, और ट्रांजैक्शन वैलिड सिर्फ तभी होगी, ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में ब्लॉक तभी ऐड होगा जब वो पहले क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होंगी उसके अंदर। लो सर, पॉइंट ऑफ स्टेक में क्या होता है? पॉइंट ऑफ स्टेक जो इथीरियम है उसमें पॉइंट ऑफ स्टेक मैकेनिज्म है। वैलिडेटर जो है ना वो सिलेक्ट होते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स दे होल्ड। मैंने आपको बताया वो पहले क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पहले रिस्क लेते हैं, पहले स्टेक लगाते हैं और वो स्टेक को होल्ड करते हैं अपने पास। उस नेटवर्क में उस स्टेक पर पैसा लगा के अपने पास होल्ड करते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा स्टेक होता है वो उतनी ज्यादा बेहतर पोजीशन में हो सकता है कि ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सके। सर जी, ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली। ये 5 बातों के बाद हम वापस आते हैं इस तरफ और बात करते हैं। हाँ, ये ब्लॉक्स वाली बात भी कर ली थी आपके साथ। ब्लॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं ये बात भी कर ली थी। हैशिंग की मैंने सारी बता दी। ये क्या है? क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जिसके जरिए डाटा को एक फिक्स साइज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर में तब्दील कर दिया जाता है। और हैश इज जस्ट लाइक अ यूनिक फिंगरप्रिंट ऑफ अ डाटा। सर जी, ब्लॉकचेन का एक हैश नंबर है, वो हैश नंबर उसकी पहचान है और वो एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। और हैश डाटा में जैसे ही उस ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन है उसमें से कोई ट्रांजैक्शन भी तब्दील होगी तो उसकी वजह से उसका हैश तब्दील हो जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो यानी जो हैश है वो क्या है असल में? स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर है। और ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर किस पे डिपेंडेंट होते हैं? डाटा प्रेजेंट इन द ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजैक्शन है उस बेस पर ये स्ट्रिंग बनती है और स्ट्रिंग जो है वो हैश है। अगर डाटा को अगर कोई बंदा अटेम्प्ट करे थोड़ा सा चेंज भी किया गया ना ट्रांजैक्शन में तो क्या होगा? हैश वैल्यू कंप्लीटली तब्दील हो जाएगी। हैशिंग इज फाउंडेशनल टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हैश बुनियाद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की
जहां ईच ब्लॉक कंटेन्स अ हैश ऑफ डाटा एंड द हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। सर जी एक ब्लॉक के अंदर उस करंट डाटा जो है उसका हैश होगा और उससे पिछले का हैश होगा। अगर कोई बंदा अटेम्प्ट करना चाहेगा टू ऑल्टर द कंटेंट ऑफ द ब्लॉक, हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, चेन ब्रेक हो जाएगी, जिसका मतलब है टैंपरिंग हो गई है। यार यही बात मैंने बार बार कही है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ये 51% वाली बात भी मैंने आपके साथ कर दी। आप अगर अपने डाटा को ऑल्टर करना, गलत ट्रांजैक्शन जो है उसको वैलिडेट कराना चाह रहे हैं, तो वैलिडेशन के प्रोसेस में कितनी वैलिडेशन होती है? 51%। यानी 51% लोगों को हैक करना पड़ेगा किसी हैकर को, जो कि वर्चुअली क्या है, इम्पॉसिबल है। सर ये सारी बात मैंने आपके साथ कर ली। वैलिडेटर यूजर वो होता है जो that initiate transaction and receive that digital assets on the blockchain, mainly validator, miner, node और यूजर, चार चीजें। अच्छा नोट में भी अब दो तरह के नोट हैं। नोट्स में भी अब दो तरह के नोट्स हैं। एक को कहते हैं फुल नोट जिसमें पूरी ब्लॉकचेन सेव होती है, और एक को कहते हैं लाइट वेट नोट जिसमें पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन सेव होती है। जो लाइट वेट होता है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को व्यू करता है, जो नोड होता है वो इस पोजीशन में होता है कि वो वैलिडेट भी कर सकता है और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई भी करता है। लो सर मैंने आपको ब्लॉकचेन का सारा मसाला बता दिया। एक बार इसको तसल्ली से पढ़ेंगे ना, मैं असल में साथ साथ बातें चलती रहती और साथ साथ सारी बातें बताता जा रहा था। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन है चार। सबसे पहला पब्लिक ब्लॉकचेन, ये जो बिटकॉइन और इथेरियम है ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। एवरीवन कैन बी पार्टिसिपेट, अलाउ एनीवन, जो पार्टिसिपेट कर सकता है ब्लॉकचेन को व्यू कर सकता है। प्राइवेट ब्लॉकचेन ऐसी नहीं है। प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या खास बात है, ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इस ब्लॉकचेन को कंट्रोल करती है। अच्छा जी तीसरा आ गया कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। कंसोर्शियम ब्लॉकचेन का मतलब है कि सारे बैंक वाले मिलकर अपने मतलब की ब्लॉकचेन बना ले। यार मेरा पॉइंट समझा रहा है? कंसोर्शियम याद रखिएगा वहां पर बनता है जहां पर सेम सेक्टर के लोग, सेम टाइप के लोग मिलकर कोई चीज बनाते हैं, उसको कंसोर्शियम कहते हैं। कंसोर्शियम ब्लॉकचेन जो होता है ये हाइब्रिड मॉडल होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है ब्लॉकचेन पर। और तीसरा क्या आ गया, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट का। जो ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा पब्लिक को दिखाना चाहे उसको पब्लिक पर ले जाए, और जो डाटा ज्यादा सेंसिटिव है उसको प्राइवेट ब्लॉकचेन पर रखे। तो भाई इसमें इसने ये बाकायदा नाम भी बताए हैं। ड्रैगन चेन जो है ये हाइब्रिड है, और R3 कोडा जो है ये कंसोर्शियम ब्लॉकचेन की एग्जांपल है। अब निचोड़ देखो, ये ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट की है, a block that represent a transaction is created। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, पहले क्या होगा, पहले ये ट्रांजैक्शन सारे नोड्स को ब्रॉडकास्ट की जाएगी। ये ट्रांजैक्शन होने लगी है, वैलिडेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन होगी, ब्लॉक क्रिएट होगा, वैलिडेशन के बाद ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी और क्या क्रिएट होगा, ब्लॉक। ये ब्लॉक ब्लॉकचेन के साथ जुड़ेगा और इस तरह ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। ये एक काम है। सर ब्लॉकचेन में ये वाली सारी बातें आपके साथ कर चुके हैं। ब्लॉकचेन यूज कहां होती है, सबसे ज्यादा यूज ही कहां पर होती है, क्रिप्टो करेंसी में, इथेरियम, बिटकॉइन वगैरह। ये डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है। सर जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जहां पर रियल टाइम ट्रैकिंग, भाई जहां पर, अब आप मेरी बात सुनो, अब इसका दिमाग में दो तीन चीजें रख लो। ब्लॉकचेन की जो काम की बातें हैं, प्रोसेस तो ये जो है सो है। सबसे पहली काम की बात ये है ब्लॉकचेन की कि ब्लॉकचेन का मतलब है सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ये बात तो यस और नो। दूसरा ब्लॉकचेन का मतलब है यार जो भी एंट्री हो गई उसमें तब्दीली, ये बात तो पक्की है। अच्छा ये जो काम की मेजर बातें ना, वो अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप ब्लॉकचेन का क्रक्स आपके ज़हन में रहेगा। एक तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, दूसरा ये कि इसमें कोई तब्दीली
नहीं होनी है। तीसरा ये कि ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने सारी चीजें, सबके सामने सारी चीजें हैं। ये मेजर जो बातें आपके जहन में हो। अब आप सोचो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जब आप ये चाहते हो ना कोई तब्दीली ना हो, जब आप ये चाहते हो ना कि सारे लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन साफ साफ पहुंचे, तो वहां पर ब्लॉकचेन की बात आती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं पता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होती ही नहीं। Ali will give Kumail 2 bitcoins if the value of Bitcoin reduces to $85,000. लो जी, वैल्यू ऑफ द बिटकॉइन $85,000 हुई, मेरे अकाउंट से 2 बिटकॉइन कुमैल के अकाउंट में चले जाएंगे। इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं सर। इसको कहते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। सर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, सर जी अब मसला ये है कि आपने जो अमेरिका पेमेंट करनी है तो आप अपने बैंक को कहेंगे, वो बैंक से वो दूसरे बैंक को कहेगा, वहां के बैंक को कहेगा, पेमेंट उधर जाएगी, पैसे भी बड़े ज्यादा लगेंगे, ट्रांजैक्शन भी होगी। आसान सा तरीका है, आप उसको कहेंगे कितने पैसे बनते हैं, उसके जितने बिटकॉइन है आप अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में भेज दें। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है वो बिटकॉइन के जरिए बहुत आसानी से हो पाती है, बहुत कम कॉस्ट पे, बहुत फास्ट और बहुत इंटरनेशनल पेमेंट। कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं ना, कोई मिडिलमैन, वो जिसकी पेमेंट आपने करनी है उसका भी बिटकॉइन, उसने भी बिटकॉइन खरीदे हुए, आपने भी खरीदे हुए, आप दोनों एक ही नेटवर्क पे, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो जाएगी। दरमियान में कोई बैंक, कोई इंटरमीडिएट आया ही नहीं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? बिटकॉइन की काफी वैल्यू में इजाफा हुआ था जब 2-3 यूनिवर्सिटीज ने अनाउंस किया था कि हम बिटकॉइन में पेमेंट ले लेंगे, तो बिटकॉइन की वैल्यू बड़ी बढ़ गई थी। हेल्थ केयर में डाटा की मैनेजमेंट, अगर जो मरीज, अब क्या होता है मेरी बात सुने, एक मरीज आया, वो मरीज सरकारी अस्पताल में हैंडल नहीं हुआ और क्या कर दिया, वो फोत हो गया। ये लोग उसका रिकॉर्ड ही निकाल देते हैं, वो मिल आया ही नहीं। इस जब ब्लॉकचेन आएगी तो ये वाली हरकत नहीं हो सकती। आप जब ब्लॉकचेन को अप्लाई करेंगे तो वो तो डाटा इम्यूटेबल है, डाटा एडिट रिलीट हो ही नहीं सकता। सर वो आया, उसका क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, किस तरह से रखा गया, सारी चीजें अगर आप ब्लॉकचेन सिस्टम पर आ जाएंगे तो फिर ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद वोटिंग सिस्टम, इलेक्शन में वोट पड़ते हैं, वहां पर कितनी धांधली हो जाती है। तो अगर आप ब्लॉकचेन सिस्टम को अडेप्ट करेंगे तो फिर तो कोई मसला होगा ही नहीं। आप सोचे ना, आप सारे लोगों का वोट बना हुआ है, आप हर वक्त देख रहे हैं, 1 वोट पड़ रहा है, 2 पड़ रहे, 3 पड़ रहे, 4 पड़ रहे। ऐसा तो नहीं ना होता सुबह से शाम तक वोट जो है वो फॉर एग्जाम्पल साइकिल को पड़ता रहा है तो शाम को पता चला स्कूटर जीत गए, ऐसा होता है ना सर जी। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपके सबके पास, आपके पास एक्सेस है, आपके मोबाइल पर आ रहा है किसको वोट पड़े हैं, तो भाईजान फिर इसका मतलब यह है कि फिर ये वाली हरकत नहीं हो सकेगी कि शाम को फैसला कुछ और आ जाए। फिर तो हर चीज सबके सामने हो रही होगी। इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। सर जी डिजिटल आइडेंटिटी, सर जी आपकी आइडेंटिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना वो ऑफर करता है सेल्फ अवेयरनेस आइडेंटिटी सिस्टम, जो इंडिविजुअल के पास इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सिक्योर रहती है। सर जी उसके बाद आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, रियल एस्टेट भी है, 1-2 और बातें, एनर्जी ट्रेडिंग भी है। टोकनाइजेशन बच्चों को नहीं समझ आती कि सर टोकनाइजेशन क्या होती। बजाय मेरे पास एक प्लॉट है जो 2 करोड़ का है, तो 2 करोड़ कौन ले पाएगा? बहुत कम लोग ले पाएंगे। मैं कहता हूं आप 2 करोड़ में इन्वेस्ट ना करें, मैं इस 2 करोड़ के 1000 हिस्से कर देता हूं। शेयर जिस तरह हम बनाते हैं उसको कहते हैं टोकनाइजेशन। वो क्या कहते हैं? कहते हैं यार 2 करोड़ की बजाय क्या करो, 20-20 हजार रुपए के शेयर खरीद लो, 20-20 हजार रुपए का हिस्सा खरीद लो उस प्लॉट।
इंश्योरेंस में भी इस तरह ही होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, और ये सारे इसके यूजेस हैं बिटकॉइन और क्या नाम है, सॉरी, ब्लॉकचेन के। ब्लॉकचेन असल में क्या है, डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इस तरह से है। अब जरा एक चीज और समझिए, सेंट्रलाइज तो ये होता है, आपको पता है, डिसेंट्रलाइज में इस तरह से कनेक्टेड है, ये भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड देखने आप कैसे कनेक्टेड है, इस तरह से सारे पीयर टू पीयर सब चीजें कनेक्टेड है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसी की एग्जांपल ये है। मैं अभी इस वक्त आपके साथ जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है फिनटेक। फिनटेक क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में होता क्या है, फाइनेंस किसको कहते हैं? पैसे को। टेक्नोलॉजी वो वाली टेक्नोलॉजी जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसे फाइनेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हुई हैं। आप देखिए, आप इसमें टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है कि वो बंदा जो आज तक कभी बैंक नहीं गया, आज उसका अकाउंट भी खुल रहा है और आज वो लोन भी ले रहा है बगैर कभी बैंक गए। लोन रीपे भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। सर ये किस तरह मुमकिन हुआ? टेक्नोलॉजी के जरिए। इस टेक्नोलॉजी को जो फाइनेंस से रिलेटेड उसे क्या कहते हैं? फिनटेक। सर जी इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें। फिनटेक में आपके पास जो जैज़ कैश है, आपके पास इजी पैसा है, आपके पास नया बैंक है, अभी एक नया और एक बैंक आया है मशरिक, ठीक हो गया, वो भी यही है। सर ये बेसिकली फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है। सर इनको यूज़ किया जाता है। आपकी जितनी बैंकिंग एप्स हैं वो फिनटेक ही तो है। सर जी आप टेक्नोलॉजी के बगैर मनी डिपॉजिट कराना, आप खुद डिपॉजिट कराने जाते हैं, आप विड्रॉ कराने जाते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं। लेकिन फिनटेक के साथ क्या है? मोबाइल ऐप्स है। फिनटेक के साथ क्या है? क्रेडिट कार्ड्स है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एटीएम है। बेसिकली ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, डिजिटल पेमेंट्स आप कर रहे हैं, जितनी डिजिटल पेमेंट्स आप कर रहे हैं, ये सारी पेमेंट्स आप किस तरह कर रहे हैं? सर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक की वजह से ही कर पा रहे हैं। आपका जैज़ कैश, इजी पैसा, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। मोबाइल वॉलेट्स, आपके मोबाइल एप्पल पे है, गूगल पे है, सैमसंग पे है, ये सारे मोबाइल वॉलेट्स हैं जिनके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। सर जी क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन और इथेरियम, ये भी बुनियादी तौर पे इनके जरिए भी आप खास तौर पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पीयर टू पीयर कर सकते हैं फास्ट। और ये तो मैंने भी आपको बताया भी, ये भी फिनटेक ही है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, सर जी असल में हुआ ये कि जब आया ना कोरोना, तो वो वायरस का बड़ा खतरा था। कार्ड मैंने आपको दिया, मुझे कोरोना वायरस था, आपको भी कोविड हो गया, साथ उसने स्वैप किया, उसके बाद जिसने किया उस सारों को भी कोविड हो गया। तो फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई थी जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट थी, जो एनएफसी थी। वो क्या करते हैं, वो आप टच नहीं करते, वो थोड़े फासले पर रखते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। उसको एनएफसी कहते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और क्यूआर कोड्स, क्यूआर कोड में भी क्या होता था? क्यूआर कोड में आप टच तो नहीं ना करते, थोड़ा सा पीछे रख के ही पेमेंट कर देते हैं, वो स्कैन कर लेते हैं। तो उसमें जब वायरस आया था तो ये वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी हिट हो गई थी। सर जी उसके बाद फिनटेक के एरियाज की बात करूं, सर जी ये जितने लोग ये काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, फाइवर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है? बाहर से पैसा आ रहा है। किस तरह? सर मेनली पेपैल से पैसा आता है, मेनली पेपैल से पैसा आ रहा होता है। ये भी बुनियादी तौर पर इसने ऑनलाइन पेमेंट को, अब लोग डायरेक्टली पैसा रिसीव कर पाते हैं, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो जाती है, पेमेंट भी सिक्योर है, एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज भी हैं। और तीसरा क्या है? मोबाइल ऐप के जरिए इसको आप, मोबाइल ऐप के जरिए, मोबाइल डिवाइसेस के जरिए आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर जी दूसरे नंबर पे आ गया लैंडिंग एंड क्रेडिट। अब सुन लो, इसमें अगला एक पॉइंट है,
आपको लोन चाहिए या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये दो बातें इसमें ये दोनों फाइनेंशियल बातें हैं ना। फाइनेंस का मतलब ही पैसा है, या पैसा लगाना है या पैसा खर्चना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म आया पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर क्या करता है सर जी, क्या नाम है इसका यार, ये जो चीजें खरीदनी बेचनी हो सेकंड हैंड, तो कौन सी वेबसाइट है? OLX। OLX क्या करता है? चीजें खरीदनी, बायर को बायर से, बायर सेलर आपस में जोड़ देता है सर। इसी तरह ही फिनटेक की ऐप है पीयर टू पीयर, P2P। एक बंदा कहता है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, बैंक कितने परसेंट दे रहा है? 8%। एक बंदा कहता है मैंने लोन लेना है, बैंक कितने परसेंट पर लोन देता है? 12% पे। यार मेरा पॉइंट 4% का गैप है। आप इन्वेस्टर हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे लोन चाहिए, आप और मैं मिल जाते हैं इस ऐप के जरिए। अल्लाह पाक शुक्र। और सर ये जो OLX है, इसमें भी क्या होता था? बेसिकली तो OLX जब नहीं होती थी तो हम अपनी चीज कबाड़िए को बेचते थे और कबाड़िया आगे बेचता था, ऐसा ही था ना। अब क्या हो गया, OLX आने से दरमियान का कबाड़िया निकल गया। इसी तरह ही बैंक को निकाल दिया, लेकिन दरमियान में कुछ मसाइल हैं, लोग जो पैसे लेके भाग जाते हैं और जो चीज़ें हैं वो उसकी वजह से वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में। सर फिनटेक जो है ना, इसमें ऑल्टरनेट और भी क्रेडिट स्कोरिंग। अब मसला ये रह गया एतमाद वाला, क्या ये बंदा काबिल एतमाद है? उसकी क्रेडिट को देखना बड़ा ज़रूरी हो गया। फिनटेक कंपनी ने नई मॉडल्स बनाए क्रेडिट को असेस करने के, जो नॉन ट्रेडिशनल। अब आप देखिए, मुझे वो याद आ गया कि हमारा एक दोस्त है, उनके जानने वाले जो हैं उसने लोन लिया और उन्होंने लोन, बड़ी ज़्यादा ऐप्स हैं आज तो, आपको लोन चाहिए, वो बंदा कहता है कि जी मैं तो बड़ा मुश्किल में था, मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, शुक्र है इस ऐप का, इससे मुझे 10 मिनट में 4,000 रुपये का लोन आ गया। अब उसने पे करना है, नहीं पे करेगा तो एक दिन का 1% इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है ना, रोज का 500 रुपये पड़ते जा रहे हैं उसको। वो जनाब वक्त आया, उसने पैसे ले लिए, अब खा भी गया, अब उसके बाद पैसे हैं नहीं। अब वो बंदा कराची भाग गया। अब वो कर क्या रहे हैं, जो बैंक वाले उन्होंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो उस फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट्स थे, उन कॉन्टैक्ट को सबको फ़ोन कर कर कह रहे, अस्सलाम वालेकुम जी, आप अकरम को जानते हैं? ये मैं फलां बैंक से बात कर रहा हूँ, इसने हमारे पैसे खा लिए। अब उसका मसला है कि भाई उसके इर्द गिर्द के जो 200 कॉन्टैक्ट है, वो डिटेल सारी, जब उसने कहा ना जी आप एग्री करते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं डिटेल, तो उस वक्त तो आप इसमें थे कि 50,000 रुपये आए बस, बाकी ठीक है, यस यस यस। उस यस में आपने कॉन्टैक्ट सारे शेयर कर दिए थे उस बैंक को। अब वो बैंक फ़ोन कर करके लोगों को बता रहा है कि इसने हमारा 25,000 रुपया या 50,000 रुपया खा लिया, ये डिफ़ॉल्टर है, अगर आप इसके करीबी हैं तो आप पे करें, नहीं तो हमें भी कुछ दिनों में इसको पकड़ के अंदर करा देंगे। पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये सारा कुछ की सारी सर्विसेज जो हैं वो फिनटेक के उसमें आती हैं, स्कोप में आती हैं। सर लीडिंग क्लब के नाम से, लैंडिंग क्लब के नाम से एक ऐप है जो बड़ी मशहूर है P2P प्लेटफॉर्म पे, और यहां पर एक और भी है। अच्छा वो आ गया, फास्टर अप्रूवल प्रोसेस भी है, एक्सेस टू क्रेडिट अंडर डिजर्व पॉपुलेशन, वो लोग जिनके बड़े ज्यादा बैंक अकाउंट नहीं थे आज वो भी इस काबिल हो गए कि लोन ले रहे हैं धड़ाधड़, और हमें बहुत ज्यादा मोहताजी खत्म हो गई है बैंक की और उनकी शराइत की। लो सर अगली आ गई वेल्थ मैनेजमेंट। अब जरा मेरी बात सुनो, अब अगला स्टेप है, मेरे पास है 5 करोड़ रुपए, मैं ये सोच रहा हूं कि यार मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। रूबो एडवाइजर के नाम से एडवाइजर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि भाई तुम चाहते क्या हो, तुम पर मंथ एक हैंडसम रिटर्न चाहते हो या तुम लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फायदा चाहते हो। जैसे आप मुझसे पूछे कि यार आप कहेंगे मेरे पास 5 लाख है सर, मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा यार 5 लाख है फॉर एग्जांपल, तुम क्या चाहते हो। एक ऑप्शन ये कि तुम रेगुलर रूटीन में अच्छा इंटरेस्ट लेना चाहते हो, और दूसरी ऑप्शन ये है कि तुम चाहते हो कि आज मैं रख लूं, 2 साल 3 साल बाद ये बहुत बढ़ जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? इसको कहते हैं
5 करोड़ बैंक अकाउंट में है, आप एडवाइस मांग रहे हैं, आपने इंसान को बताने की बजाय रोबोट को सारा क्राइटेरिया बताएंगे, वो बताएगा आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, फलां शेयर्स के अंदर भी कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी है? आपको फिक्स इंटरेस्ट चाहिए तो फिर डिवेंचर में चले जाओ, आप अगर रिस्क लेना चाहते हो, ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर आप शेयर्स में चले जाओ। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ऑटोमेटेड portfolio management. Robo advisors use algorithms to create personalized investment portfolio based on the user's financial goal, risk tolerance and investment horizon. सर जी फिर आगे कॉस्ट एफिशिएंसी। रोबो एडवाइजर्स जनरली चार्ज लोअर फी देन ह्यूमन एडवाइजर्स, मेकिंग देम मोर अफोर्डेबल फॉर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इन्वेस्टर। मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफर अ हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर जी आपको सस्ती एडवाइस मिलेगी, आपको आपकी मर्जी और आप जो एल्गोरिदम देंगे उसके मुताबिक पर्सनलाइज्ड एडवाइस मिलेगी, पैसे भी कम। और मसला एक और भी है, यानी किसी दूसरे को बताया भी नहीं तो जिस इन्वेस्टर को, जिस बंदे के पास एडवाइस देने जाए वो खुद ही डाकू निकल आता है। सर वो समझ आ रहा है? बाइस्ड होता है। बेटरमेंट और वेल्थ फ्रंट ये दो एप्स हैं जो रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। मैनेजमेंट फी भी कम है, पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी है और सस्ता भी है। और आपकी अच्छा इसमें एक और बड़ी मजे की बात, मैं 1 साल तक चाहता हूं कि मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न आए, उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म करूंगा, तो वो ऑटोमेट कर देते हैं इस चीज को और उसके मुताबिक एडवाइस करता है। और फिर उसके बाद टैक्स ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स भी हैं। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन फीचर के किन केसेस में आपका टैक्स कम लगेगा उसके मुताबिक चलेंगे ताकि आपको पैसे ज्यादा से ज्यादा बचे। इंश्योरेंस में भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप नुकसान हुआ, आप उसके पास गए, इंश्योरेंस वालों को बताया कि ये नुकसान हो गया, उनको तस्वीरें भेजी, उन्होंने उस बेस पर डिसाइड किया कि आपका कितना नुकसान हुआ है, कितने अच्छे से गाड़ी इंश्योर्ड थी, कितना पैसा आपको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो पहले मैनुअल हो रही थी अब किस तरह होने लग गई हैं, एआई ड्रिवन होने लग गई हैं। इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो एआई को यूज करते हैं, लाइव डाटा एनालाइज करते हैं, कस्टमाइज। और एक तरफ तो ये बात है ना कि हैंडलिंग कैसे, दूसरा ये कि मुख्तलिफ लोगों को उनके मिजाज के मुताबिक पैकेजेस बना के ऑफर करना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपको हम इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करेंगे उसकी तबीयत के मुताबिक। सर समझ आ रहा है? सर ये जो चीज है ये एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन है। और क्लेम प्रोसेसिंग की बात मैंने आपको पहले बता दी कि ये जो नुकसान हो गया और उसको क्लेम को प्रोसेस करेंगे स्पीडीली। सर उसके बाद आ गया लेमनेड जो है ना, ये इंश्योरेंस की बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। फास्टर एंड मोर एक्यूरेट है, पर्सनलाइज इंश्योरेंस पॉलिसीज और इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट है। फिर उसके बाद आ गया एरियाज ऑफ फिनटेक में अगला रेगटेक। अच्छा चूंकि फाइनेंस है और इसका ताल्लुक बैंक से और बैंक के हवाले से बड़ी स्पेसिफिक रेगुलेशंस होती हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी, और इनको उसको कंप्लाई करना होता है ख़ास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और नो योर कस्टमर KYC के हवाले से। वो कहता है टेक्नोलॉजीज आप अपना सिस्टम ऐसा बिल्ड इन करेंगे कि जैसे ही आप कोई रूल की वायलेशन करने लगे आपका सिस्टम आपको अलाउ ना करे। पॉइंट समझ आ रहा है? जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाईजान आपके लिए लाजमी है कि आप 50,000 से ज़्यादा की कैश बैंक में जमा कराने जा रहे हैं तो 7 शनाख्ती कार्ड भी जमा कराएं। और अगर वो 55,000 रुपये रिसीव कर रहा है सिस्टम और शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वो अलर्ट दे, भाई ये एंट्री नहीं होगी सिस्टम में, पहले शनाख्ती कार्ड की पिक्चर अटैच करो। और सर समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें इस तरह से कंप्लायंस ऑटोमेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बेस पर आप पोटेंशियल ब्रीचेस और वायलेशन देखते हैं और रिस्क को एनालाइज कर लेते हैं। सर जी ये सारा कुछ जो इतने खातों में जा रहा था ये रेगटेक ने लोन एप्लीकेशन की बेस पर ये सबको बहुत इजी और कंफर्टेबल कर दिया। की एरियाज ऑफ फिनटेक में एक अगली बात है जी नेम स्क्रीनिंग। नेम स्क्रीनिंग क्या है सर?
नाम को स्क्रीन करना। सर ये जो आपकी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है ECL, इसमें भी नेम स्क्रीनिंग होती है ना। नेम स्क्रीनिंग का मतलब है कि जब वो बंदा मुल्क से बाहर जाने लगेगा तो उसका नाम ECL में होता है, तो वहाँ पर अलर्ट आ जाता है और वो उसको रोक देते हैं। सर जी ये अभी जो पीछे डगी भाई वाला वाकया हुआ है कि वो तो मलेशिया जा रहा था तो उसको रोक दिया, बुनियादी तौर पे वो नेम स्क्रीनिंग है। अ की कंपोनेंट ऑफ रेगटेक नेम स्क्रीनिंग solutions are used to detect individual or entities that may pose a risk, such as those on sanctions list, watch list, or politically exposed people, or adverse media reports. सर जी नेम को स्क्रीन कर लिया जाता है और उस बेस पर वो उसको हाईलाइट हो जाता है कि भाई ये बंदा तो वांटेड है। अब ये जितने लोग जो मुजरिम होते हैं और जिसको क्या इश्तिहारी बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट क्या है, तो यही है कि नेम को स्क्रीन किया जाए। एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड स्मिथ उसके, हाँ अभी ये जो पता है वो 20 किलो सोना लेके ये इचरे में सुनियार मार्केट में एक बंदा उस मार्केट का सदर था, पिछले 30 साल से काम करता, 20 किलो सोना लेके भाग गया। 20 साल का इत्मीनान था जो उसने वो बनाया हुआ था। अच्छा उसका नाम ECL में आ गया, पकड़ा गया सर, वो इस्लामाबाद से पकड़ा गया, उसे पता था वो बाहर नहीं जा सकेगा। वो कैसे सर जी, नेम स्क्रीनिंग की वजह से। ऑटोमेटेड कंप्लायंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग, एनहांस एक्यूरेसी इन डिटेक्टिंग रेगुलेटरी वायलेशन। सर जी फिनटेक के बेनिफिट्स क्या हैं? इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, एनहेंस्ड एफिशिएंसी, ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, ज्यादा सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, पर्सनलाइजेशन जो आपकी नीड है उसके मुताबिक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर्स रियल टाइम इंसाइट इनटू अकाउंट बैलेंस, स्पेंडिंग हैबिट्स एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज, एनेबलिंग ग्रेटर फाइनेंस कंट्रोल फॉर कस्टमर्स। डन है सर जी? ले सर आज के लिए इतना ही था।